18 साला अब्दुल्ला की मां ने कर्जा लेकर इसे सऊदी अरब भेज दिया और कहा, बेटा जवान बहनों के फर्ज अब तुमने अदा करने हैं। अब्दुल्ला वहां एक अरबी के घर काम करने लगा तो एक दिन मालकिन इसे बदकारी पर माइल करने लगी और वो खुद को बचाने लगा कि अचानक ऊपर से मालिक आ गया। तो मालकिन ने उल्टा अब्दुल्ला पर इल्जाम लगा दिया और इसे फांसी की सजा हो गई और वो घर वालों को याद करके रोता रहता और मालकिन खुशी से जश्न मना रही थी कि अचानक इसके कदमों तले से जमीन निकल गई जब अरबी ने सीसीटीवी कैमरा ऑन किया और वो पिछले 2 घंटे से उस्ताद की मिन्नतें कर रहा था। जब भी उस्ताद इस तरफ आता वो एक मर्तबा फिर इसकी मिन्नतें और तरले करने लगता, मगर हर बार ही वो इसे नजरअंदाज करके चला जाता। छठी बार जब उस्ताद दोबारा वर्कशॉप में आया तो एक मर्तबा फिर आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए अब्दुल्ला उस्ताद के पास चला गया। उस्ताद फोन पर बात करते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। तभी अब्दुल्ला गया और जाकर घुटनों के बल उस्ताद के सामने बैठ गया और इंतहाई मासूमाना लहजे में मिन्नतें करते हुए कहने लगा, उस्ताद जी, आपको तो मेरे घर की खबर है ना। मैं अपने घर का वाहिद कफील हूँ। मेरी माँ बूढ़ी है और मुझसे बड़ी 4 बहनें हैं जो कि खैर शादीशुदा हैं। वालिद साहब के जाने के बाद अब मुझ पर ही इनकी नजरें टिकी हैं कि मैं ही कमाऊंगा और जो 2 पैसे घर लेकर जाऊंगा इससे हमारा घर चल सकेगा। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। उस्ताद जी, इसके बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मुझे अपनी दुकान में काम करने के लिए रखें। इसके बाद अगर मुझसे कोई गलती हुई तो बेशक आप मुझे निकाल देना, मगर एक मौका और दे दो। उस्ताद ने एक कड़ी निगाह अब्दुल्ला पर डाली और फिर बेजारी से कहने लगा, देख अब्दुल्ला, तो आज से पहले भी 10 मर्तबा ऐसे ही कह चुका है कि तू दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। 1 हफ्ता हो चुका है मुझे तुझे यहाँ रखे हुए, मगर तू मुझे नफे से ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। रोजाना का मैं तुझे 100 रुपया दे रहा था, मगर तूने इन 7 दिनों में मेरा 1200 रुपये का नुकसान करवा दिया है। और जो लोग अपनी गाड़ियां ठीक करवाने मेरे पास आए, इनकी अलग बातें सुनना पड़ी हैं। तुझे जो पुर्जा डालने का कहो तो इसका उलट ही करता है। तुझे इतना समझाया मगर तेरा दिमाग तो जैसे भूसे से भरा हुआ है। अब तू मुझे वारे में नहीं है। मजीद तुझे यहाँ रखा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। उस्ताद हतमी फैसला सुनाते हुए बोला था, जबकि वहीं पीछे बैठे अब्दुल्ला से छोटे और फिर कुछ कम उम्र काम करने वाले मैकेनिक अब्दुल्ला को देखकर हंसने लगे और एक दूसरे से तमस्खराना लहजे में इसके खिलाफ बातें करने लगे। अब्दुल्ला सब कुछ सुन रहा था मगर फिर सर झुकाए वहीं फर्श पर कितनी ही देर बैठा रहा। दिल था कि जैसे सीना चीर कर बाहर आने लगा हो। इस कदर दिल तेजी से धड़क रहा था कि इसे धड़कन अपने बाहर तक सुनाई दे रही थी। अब घर जाकर किस मुंह से अम्मी को बताएगा कि इसकी ये नौकरी भी छुट गई। कितनी ही मिन्नतें तरलों के बाद इसे ये नौकरी मिली थी, मगर वाकई इसके दिमाग में भूसा ही भरा था जो इसे ये गाड़ियों के पुर्जे वगैरह का पता ही ना चल सका था। वो एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। हालांकि यहाँ पर इससे छोटे लड़के भी मौजूद थे जो उस्ताद जी के कहने पर फौरन गाड़ियां ठीक कर दिया करते थे, मगर न जाने अब्दुल्ला को क्या था कि इसके दिमाग में कुछ बैठता ही ना था। पढ़ाई के मामले में भी इसकी यही हालत थी। वो एक जमात में 2-3 साल लगाकर फिर भी फेल हो जाया करता। मजबूरन स्कूल के प्रिंसिपल इसे तरस खाकर अगली जमात में बिठा दिया करते कि हो सकता है अगली जमात में आकर की कोई कारकर्दगी दिखा दे, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। ना ही अब्दुल्ला को पढ़ाई में दिलचस्पी थी और ना ही इसे मैकेनिकी का ये काम समझ आ रहा था। वो उठा और घर की जानिब जाने लगा। आज तो उस्ताद ने इसे पैसे भी न दिए थे। वो खाली हाथ घर जा रहा था। आंखों से आंसू भी रवा थे। समझ नहीं आ रही थी कि घर जाकर अम्मी को क्या बताएगा कि मुद्दतों बाद मिलने वाली नौकरी आज इससे यूं छूट गई थी। घर जाने का इसका जरा भी दिल नहीं था, इसलिए चलता चलता कब्रिस्तान की तरफ आ गया जहाँ इसका सबसे कीमती सरमाया मौजूद था। वो चलता हुआ अपने अब्बू की कब्र के पास आया और फिर कब्र के करीब बैठकर कब्र पर नजरे गाड़ी कितनी ही देर बेहरकत बैठा रहा। इसकी आंखों से आंसू तवातर से बह रहे थे। इनकी जिंदगी किस कदर बदल चुकी थी। बाप का साया सर पर सलामत था तो कभी गर्म हवा का झोंका भी इनके करीब से ना गुजरा था, मगर आज वालिद के जाने के बाद इनकी जिंदगी बदल कर रह चुकी थी। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए कहने लगा कि अब्बू, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। आप मुझे अक्सर कहा करते थे कि लापरवाहियां छोड़ दो, दिल लगाकर काम करो। मेरे बाद तुम ही अपनी माँ और बहनों का सहारा हो।
मगर मैं आपकी बात हवा में उड़ा दिया करता था और यही कहता कि आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। मगर अब्बा, अब मुझे एहसास होता है कि वक्त का कोई भरोसा नहीं। ना ही मैंने मन लगाकर पढ़ाई की, बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, और ना ही अब मुझे कोई काम सीखने हो रहा है। घर में माँ और बहनें फाके काट रही हैं, और यहाँ जो नौकरी मिली थी वो भी गंवा कर घर जाने लगा हूँ। आखिर मैं क्या करूँ? हमारे ये दिन कैसे फिरेंगे? वो रोते हुए दिल का बोझ हल्का करने लगा। जब दिल का गुबार निकल गया तो उठा और अपने घर जाने लगा। घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो माँ जैसे इसी का ही इंतजार कर रही थी। फौरन दरवाजा खोला और बेटे का माथा चूम कर बोली, आ गया मेरे जिगर का टोटा। फौरन बड़ी बेटी को आवाज दी कर कहने लगी कि जल्दी भाई के लिए पानी लेकर आओ, काम करके थका हारा आया है। मगर आज अब्दुल्ला खामोश था, सर झुका था। माँ सब समझ चुकी थी कि कुछ गड़बड़ है। आखिर को बेटे से कहने लगी कि खैरियत तो है, तुम्हारे उस्ताद जी ने आज ज्यादा डांट दिया है। तो अब्दुल्ला कुछ ना बोला। माँ के पूछने पर देखते ही देखते इसकी आंखों से आंसू निकल आए थे और वो माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। माँ का तो कलेजा मुंह को आने लगा। आखिर को इकलौता बेटा था। चार बहनों को भी बड़ी ही मोहब्बत थी अपने भाई से। इस पर गुजरी एक तकलीफ भी इनसे बर्दाश्त ना होती थी। चारों ही इससे पूछने लगे कि आखिर क्या बात है, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? उस्ताद ने कुछ कहा है या किसी ने डांटा है? तो अब्दुल्ला कहने लगा कि मेरी नौकरी छूट गई है, मुझसे गलती हुई तो उस्ताद जी ने मुझे काम से ही निकाल दिया। इतना सुनना था कि अब्दुल्ला की माँ फौरन इसे कहने लगी, तो बेटा इसमें रोने वाली बात कौन सी है? खुदा हमें और देगा, इसके बजाय कोई और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तुम रोते क्यों हो? हम भूख और फाके तो काट सकते हैं, मगर तुझे रोता हुआ नहीं देख सकते। माँ की बातें सुनकर अब्दुल्ला को कुछ ढारस मिली थी। वो एक हफ्ता इन पर बड़ा ही बारी सा गुजरा था। ना ही अब्दुल्ला को कोई काम पर रख रहा था और ना ही घर में राशन बचा था जिससे मजीद खाना पक सकता। वो एक पूरा दिन इनके यहाँ किसी ने एक नवाला भी हल्क से नीचे नहीं उतारा था। तभी किसी बड़े आदमी ने मस्जिद में चावल की देग चढ़ाई। अब्दुल्ला भूखा प्यासा काम से लौट रहा था। जब मस्जिद से चावल मिलते देख कर वो गया और एक ट्रे में चावल लेकर घर चला आया। इस रोज उन्होंने पेट भर कर चावल खाए थे और खुदा का शुक्र अदा किया। अगले ही दिन मोहल्ले के कुछ लोगों को अब्दुल्ला ने बात करते सुना कि सऊदीया में लोग अच्छा खाते कमाते हैं, भले ही कोई हुनर ना हो मगर इसके बावजूद कोई ना कोई काम जरूर मिल जाता है। वो कई लोगों की मिसालें दे रहे थे कि फलां बाहर गया तो इतने कमा कर लाया, अब तो वहां पर इसके अपने बंगले गाड़ियां हैं। ये सुनकर अब्दुल्ला के दिल में भी ख्वाहिश उमड़ी कि वो भी सऊदीया ही जाएगा और वहां पर जाकर पैसे कमाएगा। वो सुनकर वापस घर चला आया और माँ से कहने लगा कि माँ, अगर मैं सऊदीया चला जाऊंगा तो हमारे ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, हम अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकेंगे। तू क्या कहती है? अगर मैं सऊदीया चला जाऊं और वहां से ज्यादा रकम कमा कर लाऊं? जब माँ ने ये सुना तो सोच में पड़ गई। कहने लगी कि बेटा ऐसे कैसे मैं तुझे दयार या खैर में भेज दूं? वो परदेस है और तू अकेला है, भला तेरा ख्याल कौन रखेगा? तुझे वक्त पर खाना कौन देगा? अगर तेरी तबीयत खराब हो गई तो तुझे तबाह कौन खिलाएगा? माँ तो आखिर माँ होती है। बेटे की इसे फिक्र लाहक हो चुकी थी। मगर वो कहने लगा कि अम्मा तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ कर लूंगा, बस दुआ करो कि खुदा हमारा नेक सबब करे। माँ ने कुछ रोज सोचा और फिर जब गुर्बत देखी और अपनी बेटियों की बढ़ती हुई उम्र देखी तो मजबूरन इसे दिल पर पत्थर रख कर अपने बेटे को इजाजत देना पड़ी। मगर सऊदीया जाने के लिए पैसे कहाँ से आते? माँ ने अपने पास मौजूद जेवर बेच दिया और फिर कुछ गांव के चौधरी से कर्जा मांग कर लाई और कहा कि जैसे ही बेटे की नौकरी लग जाएगी तो मैं कर्जा आपको वापस कर दूंगी। यूं इधर उधर से पैसे जोड़कर सऊदीया जाने का बंदोबस्त हो गया। माँ का दिल बड़ा ही बेचैन था। कहने लगी कि मत जा बेटे, यहीं रहकर कोई नौकरी ढूंढ ले। मगर फिर खुद ही कहती कि बेटा सऊदीया जाएगा तो अच्छा सा काम करना, वहां पर लापरवाही ना करना, वरना कर्ज के पैसे हम कैसे चुका पाएंगे? अब तेरी चारों बहनों की जिम्मेदारियां तुझ पर हैं। तू ही इनका बाप है और तू ही इनका भाई है। तुझे ही इन्हें जहेज देकर रुखसत करना होगा, वरना ये यूं ही बैठी रह जाएंगी। अब्दुल्ला ने माँ को यकीन दिलाया और फिर एक रोज वो सऊदीया के लिए रवाना हो गया। ये मुल्क और जगह नहीं थी। इसके साथ एक और भी शख्स था जिसने इसे वहां पर नौकरी लगवानी थी। इसने अब्दुल्ला से इसका हुनर पूछा तो अब्दुल्ला के पास कोई भी हुनर ना था।
कहने लगा, जो भी काम हुआ मैं सीख कर लूंगा। इस शख्स ने अब्दुल्ला के लिए कई नौकरियां ढूंढी, मगर इनमें से किसी का भी हुनर अब्दुल्ला के पास मौजूद ना था। आखिर को एक दिन एक शख्स ने इन्हें एक नौकरी का बताया, तो अब्दुल्ला फौरन करने के लिए मान गया। वो अब्दुल्ला को एक बड़े से शेख के घर ले गया। वो बंगला तो महलनुमा था, जिसमें जरूरत की हर चीज मौजूद थी और कई नौकर चाकर थे। 18 साला अब्दुल्ला बंगले में दाखिल हुआ तो सामने ही लाउंज में सोफे पर मालिक बैठे थे, जिन्होंने अब्दुल्ला का सरताब पैर देखा और फिर इस शख्स को कहने लगा कि क्या ये पाकिस्तानी है। तो वो शख्स फौरन बोला कि जी, ये पाकिस्तानी है। 18 साला नौजवान है और काम के सिलसिले में ये यहाँ आया है। आप इसको जो काम बोलेंगे ये कर देगा। इसने अब्दुल्ला का थोड़ा बहुत तारुफ लिया और फिर कहने लगा कि तुम्हें आज से इस घर में रहकर मेरी डाइट का ख्याल रखना होगा। अब्दुल्ला को बाकायदा एक चार्ट पकड़ा दिया गया, जिसमें लिखा था कि किस वक्त मालिक को क्या चीज देनी है, और इसमें मालिक के बाकी जरूरी काम लिखे थे। ये काम बड़ा ही आसान था। अब्दुल्ला तो खुशी से फूले ना समाया। इसे इसकी अच्छी खासी रकम भी मिल रही थी, जो पाकिस्तानी रुपयों में 1 लाख से ऊपर की थी। फिलहाल तो अब्दुल्ला के लिए ये बहुत रकम थी। वो वहीं पर मालिक के घर रहने लगा और इनके बताए काम करने लगा। चंद ही माह में वो वहां पर काफी घुल मिल गया था। मालिक का मिजाज भी बड़ा ही अच्छा था। इसे अभी तक घर के कुछ मखसूस हिस्से तक महदूद किया गया था। आज तक इससे घर के अंदरूनी जानिब जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, जहां पर मालिक की बीवी मौजूद होती थी। एक रोज मालिक की तबीयत काफी खराब थी। वो अब्दुल्ला से कहने लगे कि जाओ मेरे कमरे में मेरी दवा ले आओ। वो मालिक के बताए हुए कमरे में गया और जो ही दवाई उठाकर वापस पलटा तो इसकी जान निकल गई। वो बौखलाकर 2 कदम पीछे हटा था, क्योंकि इससे कुछ ही फासले पर एक 22-23 साला जवान लड़की खड़ी थी, जो कि इंतहाई खूबसूरत थी। वो घूर घूर कर अब्दुल्ला को देख रही थी। अब्दुल्ला तो जैसे ये भी भूल गया कि इसने पलकें झपकानी है। कितनी ही देर वो मालकिन का चेहरा देखता रहा और फिर फौरन अपना सर झुका लिया और माजरत करने लगा। मालकिन कहने लगी कि तुम कौन हो? तुम्हें पहले तो घर के अंदर आते जाते नहीं देखा। अब्दुल्ला फौरन हिचकिचाते हुए बताने लगा कि वो पाकिस्तान से आया है और यहाँ पर नया है। मालिक ने कभी इसे घर के अंदर आने की इजाजत ही न दी। वो बगौर अब्दुल्ला को देखती रही और फिर इसे रास्ता दिया ताकि वो वहां से जा सके। अब्दुल्ला का तो चेहरा सुर्ख हो चुका था, मगर एक बात इसे ठटकी थी। मालिक तो काफी उम्र रसीदा से थे और इसने यही समझा था कि इनकी बीवी भी एक पक्की सी उम्र की खातून होगी, मगर यहाँ तो 22-23 साला खूबसूरत जवान लड़की थी। शायद इसने भी मालिक का पैसा देकर इससे शादी कर ली हो। खैर, अब्दुल्ला सर झटक कर अपने काम सर अंजाम देने लगा। एक रोज मालकिन मालिक से कहने लगी कि आप अब्दुल्ला को घर के अंदर ले आए। मुझे एक नौकर की जरूरत है, जो मेरी जरूरियात को पूरा कर सके और बर वक्त मुझे चीज लाकर दे सके। मालिक ने ये सुना तो इसने अब्दुल्ला को कहा कि आइंदा के बाद वो घर के अंदर ही रहेगा और जो भी मालकिन कहेगी वो बात मानेगा। अब्दुल्ला हिचकिचाते हुए मालिक की बात मान गया। इसने अपनी तनख्वाह में से ज्यादा रकम हर माह अपनी वालिदा को भेजना शुरू कर दी थी। इनके घर के हालात भी अच्छे हो रहे थे और माँ इसकी बहनों के लिए जहेज बनाना भी शुरू कर चुकी थी। एक हफ्ता पहले ही इसकी माँ ने बताया था कि इसकी बड़ी बहन का रिश्ता आया है और वो सोच रही है कि हाँ कर दे। अब्दुल्ला भी खुश था। इसे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी और इसे एक माकूल रकम भी मिल रही थी। शायद यही इसकी किस्मत में लिखा था कि वो किसी अरबी का नौकर बनकर रहे, मगर इस बात से अनजान था कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे मालकिन की नीयत अब्दुल्ला के लिए बदलने लगी। इसने मालिक से शादी सिर्फ और सिर्फ इसके दौलत की खातिर की थी, वरना मालिक तो कहीं से भी इसका हम पल्ला ना था। ना ही वो कोई खूबसूरत था और ना ही मालकिन के हम उम्र था। इसने जब अब्दुल्ला की पुरकशिश शख्सियत को देखा तो वो इसे देखते ही इस पर दिल हार बैठी और यही सोचने लगी कि किसी तरह वो अब्दुल्ला के साथ अपना रिश्ता कायम कर सके, इससे दोस्ती कर सके। मगर अब्दुल्ला ऐसा हरगिज ना था। इसने हमेशा खुद को नौकर और इन्हें मालिक ही समझा था। मालकिन जो भी काम कहती वो सर झुकाकर अदब से मान लिया करता। मालिक के दिल में भी वो घर कर चुका था। मालिक अक्सर हर महीने तनख्वाह के साथ कुछ ऊपर रकम भी दे दिया करता। सभी ठीक चल रहा था, मगर मालकिन का रवैया दिन ब दिन अब्दुल्ला के साथ बदलता ही चला जा रहा था। एक रोज मालिक घर देर से आए थे। वैसे तो रोज 9 बजे वो घर आ जाया करते थे, मगर आज कुछ जरूरी काम की वजह से वो अभी तक घर नहीं आए थे। रात के 12 बज रहे थे जब मालिक ने अब्दुल्ला को बुलाया। अब अब्दुल्ला सोने की ही तैयारी करने लगा था।
मगर मालकिन की आवाज सुनकर इनके कमरे के बाहर चला गया। मालकिन ने इसे कमरे में बुलाया और कहा कि क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अब्दुल्ला मुतज़ब्ज़िब हुआ था, हैरत से मालकिन को देखने लगा, कहने लगा कि बिलाशुबा बड़ी ही खूबसूरत है, मगर आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं? तो मालकिन मुस्कुराई और फिर जिन नजरों से उन्होंने अब्दुल्ला को देखा, अब्दुल्ला तो घबराया था, फौरन 2 कदम पीछे हटा और कहने लगा कि मालकिन आपको क्या काम था? मालकिन कुछ ना बोली और अपने कदम अब्दुल्ला की तरफ बढ़ाने लगी। जैसे जैसे फासला कम हो रहा था, अब्दुल्ला की उलझन और बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। आखिर को वो सारे लिहाज एक तरफ रखते हुए कहने लगा कि आपको क्या काम है? जो भी कहना है साफ साफ कहें। इतना सुनकर मालकिन का कहका गूंजा था और फिर जो बात बोली वो सुनकर अब्दुल्ला के सर पर तो जैसे लावा सा फट चुका था। वो फौरन गुस्से से कहने लगा, मैं मर्द जरूर हूँ मगर बद किरदार नहीं हूँ। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है कि एक औरत भी इस तरह की बात कर सकती है। मैंने आपको कभी मेरी नजर से तो क्या नजर उठाकर भी नहीं देखा और आप भला ऐसी सोच कैसे रख सकती हैं? इतना कहकर अब्दुल्ला वहां से निकलने लगा, मगर मालकिन ने इसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, तुम अगर मेरी बात मान लोगे तो मैं बदले में तुम्हें मालिक की दी गई तनख्वाह से भी डबल रकम दूंगी। अभी यही बात चल रही थी कि अब्दुल्ला ने मालकिन को पकड़कर झटका। मालकिन बिस्तर पर गिर चुकी थी और ऐन इसी वक्त मालिक कमरे में दाखिल हुआ। मंजर ही कुछ ऐसा था, अब्दुल्ला खड़ा था जबकि मालकिन गिरी हुई थी। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, मालकिन फौरन फूट फूट कर रोने लगी। खौफ से लबरेज चेहरा लिए हाँफती हुई अपने शोहर से लिपट गई और रो रो कर कहने लगी, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। इतना सुनना था कि मालिक तो गुस्से से भीतर उठा, फौरन आगे बढ़कर अब्दुल्ला को पीटने लगा। अब्दुल्ला तो हैरान था, अपनी सफाई पेश करने लगा, कहने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि आपकी बीवी खुद मुझे वरगला रही थी। इतना सुनकर तो मालिक की गैरत जोश मार चुकी थी। कहने लगे कि तुम मेरी बीवी पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। इसने फौरन पुलिस को बुलवाया और अब्दुल्ला को जेल से भिजवा दिया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि अब्दुल्ला समझ ही ना पाया। एक तो पराया देश था, ऊपर से सऊदीया के कानून भी बड़े ही सख्त थे। वो मिन्नतें करने लगा, हाथ जोड़कर माफिया मांगने लगा, मालकिन से कहने लगा कि आप सच क्यों नहीं बता देती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर कोई भी इसके हक में नहीं बोल रहा था। वो जेल में बैठा घुटनों पर सर रखे हर वक्त रोता रहता। कई रोज तक जब माँ और बहनों का अब्दुल्ला से राब्ता ना हुआ तो वो भी परेशान से होने लगी कि खुदा खैर करे। अब्दुल्ला ने तो वापस कॉल ही नहीं की। एक रोज मोहल्ले की औरत इनके घर आई जिसका शोहर सऊदीया में ही होता था। इसने जब आकर ये खबर अब्दुल्ला की वालिदा को सुनाई तो वालिदा के कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वो हैरत से इस खातून को देखने लगी और कहने लगी कि तुम होश में तो हो, आखिर ये कैसी बातें कर रही हो? भला ऐसे कैसे मुमकिन है? मुझे अपने बेटे पर आंखें बंद करके यकीन है, अपनी तरबियत पर यकीन है। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। मगर अब क्या हो सकता था? काजी ने यह फैसला सुना दिया कि 1 हफ्ते बाद अब्दुल्ला को फांसी दे दी जाएगी। ये सुनकर तो अब्दुल्ला के औसान खता हो चुके थे। वो अपने रब से गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। वो बेगुनाह था, बेकसूर था, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। रो रो कर अपनी माँ को याद करता रहा। दूसरी जानिब मालकिन कितने ही रोज तक चेहरे पर मासूमियत और सदमा सजाए बैठी रही। जब इसे खबर मिली कि अब्दुल्ला को फांसी की सजा होने जा रही है तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो मालिक के सामने तो मासूम बनी फिरती रही, मगर बाद में तो जैसे वो दिन इसके लिए जश्न से कम ना था। कहीं दूसरी जानिब मालिक जिसे अपनी बीवी पर अंधा यकीन था, कहीं ना कहीं इसे कुछ दाल में काला भी जरूर लग रहा था, क्योंकि इतने माह तक अब्दुल्ला इसके सामने रहा था। इसने तो कभी नजर उठाकर देखा भी ना था। फिर इतना बड़ा गुनाह, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आखिर एक रोज वो अपने इस खुफिया कमरे में चला गया जहाँ पर घर में मौजूद नस्ब कैमरों की तमाम तर रिकॉर्डिंग मौजूद थी। इसने इस दिन की रिकॉर्डिंग चला दी और देखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चल रही थी माली की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी, क्योंकि इसमें वाज़ेह देखा जा सकता था कि अब्दुल्ला लाउंज के कोने में एक तरफ जमीन पर बैठा है। रात के 12 बज रहे हैं और वो जमाइयाँ ले रहा है, शदीद नींद में है। तभी वो जब अपने क्वार्टर में जाने लगा तो तब ही मालकिन इसे बुलाती है। वो जब मालकिन की बात सुनने की खातिर जाता है तो इसके बाद जो वाकया जैसे पेश आया सब कुछ वो समझ चुका था। तभी वो जब अपने क्वार्टर में जाने लगता है तो तभी मालकिन इसे बुलाती है।
वो जब मालकिन की बात सुनने की खातिर जाता है और इसके बाद जो वाकया पेश आता है, सब कुछ वो समझ चुका था। फिर क्या था, मालिक के गुस्से की कोई इंतहा न रही। इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में बूढ़ी माँ बिस्तर से लग चुकी थी। कहने लगी कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। खुदा से रो रो कर दुआ कर रही थी कि मेरे बेटे को इस झूठे इल्जाम से बाइज्जत रिहा करवा दे। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मालिक वो रिकॉर्डिंग देकर अपने कमरे में चला आया, जहां मालकिन बड़ी ही खुश दिखाई दे रही थी। मगर मालिक ने गजबनाक होते हुए एक जन्नाटेदार थप्पड़ मालकिन के चेहरे पर मार दिया। इस वक्त तो कुछ समझ ना सकी, मगर जब मालिक ने रिकॉर्डिंग दिखाई तो वो बहाने बनाने लगी। मगर अब इसका राज खुल चुका था। सुबह अब्दुल्ला को फांसी होनी थी और अब्दुल्ला सारी रात खुदा की इबादत में मशगूल रहा था। जैसे ही इसे फांसी के लिए ले जाया जाने लगा, तभी मालिक वहां पर पहुंचा और फिर वो रिकॉर्डिंग दिखा दी। ऐन मौका पर अब्दुल्ला की जान बख्श दी गई थी और इससे माजरत करते हुए इसे छोड़ दिया गया था, जबकि वहीं मालकिन को पकड़ लिया गया और मालिक ने इसे तलाक दी थी। इसके बाद मालिक ने शदीद शर्मिंदगी का एहसास करते हुए कई लाखों रुपए बतौर तोहफा अब्दुल्ला को दिए, जिन्हें लेकर अब्दुल्ला वापस पाकिस्तान चला आया। माँ तो बेटे को अपने सामने देखकर बहुत खुश थी। इसने खुशी से पूरे गांव में मिठाई के टोकरे बांटे थे कि इसका बेटा सही सलामत वापस लौट आया। फिर इन पैसों से अब्दुल्ला ने वहीं पर अपना एक बड़ा स्टोर खोल लिया और पाकिस्तान में ही रहते हुए पुरसकून जिंदगी गुजारने लगा।